हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस इम्पोर्टेंट टॉपिक के तीसरी क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने साइंस इम्पोर्टेंट टॉपिक का दूसरा क्लास देखा था, जहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड को डिस्कस करा था। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग प्रतिरोध की बात करेंगे, इसके डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्रतिरोध को कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है इसको डिस्कस करेंगे और फिर प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जिससे आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं और पहले प्रतिरोध का परिभाषा क्या होता है इसको समझते हैं, इसका सूत्र क्या है और इसका यूनिट क्या है इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे के कंसेप्ट को देखेंगे। दोस्तों, जब हम लोग प्रतिरोध की बात करते हैं, रेसिस्टेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर ये प्रतिरोध शब्द का मतलब क्या होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी हमेशा ध्यान में रखना कि प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ ही होता है रुकावट। प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है सर? रुकावट होता है, या आप कह सकते हो सर इसी का अर्थ होता है अवरोध। मतलब क्या? बाधा डालना। मतलब क्या सर? बाधा डालना। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल पे आप सभी इसको रिलेट कर पाएंगे और आप सभी इस चीज़ को करते होंगे। आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए या फिर जब आप आर्मी वगैरह का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस वगैरह का फॉर्म डालते हैं, तो आप लोग दौड़ निकालने के लिए सुबह सुबह दौड़ते हैं। तो जब आप दौड़ने के लिए जाते हैं तो आपको दो ट्रैक दी जाती है, ऐसा कुछ देर के लिए आप एज्यूम कर लीजिए। एक आपका ट्रैक ए होता है और दूसरा ट्रैक आपका बी होता है। ए ट्रैक जो है वो पूरी तरह से स्मूथ होता है और जो आपका बी वाला ट्रैक है इसमें जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा गड्ढा रहता है, कंकल पत्थर रहता है। तो आप ये बताइए कि दोनों ट्रैक में से आप किस में तेजी से दौड़ेंगे? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं सर, जो हमारा स्मूथ ट्रैक होगा इसमें हम बहुत तेजी से दौड़ पाएंगे। क्यों दौड़ पाएंगे? तो सर इसमें कहीं भी हमको बाधा डालने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि बी वाला जो ट्रैक है इसमें बाधा डालने के लिए छोटे छोटे गड्ढे हैं, कंकर पत्थर हैं। ये हमारे दौड़ में क्या होगा सर? रुकावट डालेगा। ठीक इसी तरह जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चालक तार क्या करता है? अपने से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये मेरा एक चालक तार है। कुछ देर के लिए आप एज्यूम कर लीजिए कि ए बी क्या है? आपका एक चालक तार है। तो भाई मेरे, जब आप चालक तार की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं? सर प्रत्येक चालक पदार्थ में क्या होता है? मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जितने भी चालक पदार्थ होंगे उन सब में क्या उपस्थित होगा सर? मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। और आप सभी कहते हैं सर ये मुक्त अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस चालक के सतह में क्या करते रहते हैं सर? घूमते रहते हैं। या आप यूँ कह लो कि जो मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर होता है वो क्या होता है सर? गतिशील होता है, यानी कि चालक के सतह में घूमते रहता है। मेरे मित्र, जब आप इसी चालक से क्या करते हो? विद्युत धारा प्रवाहित करने की कोशिश करते हो। जब इस चालक से आप विद्युत धारा प्रवाहित करने की कोशिश करते हो तो जैसे ही विद्युत धारा इस चालक के अंदर जाता है तो इस चालक में जो पहले से मौजूद मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन हैं जो घूम रहे हैं, तो ये आपका धारा और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाता है सर? टकराव हो जाता है, टक्कर होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते विद्युत धारा आगे नहीं बढ़ पाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस कहते हैं। और ये क्यों उत्पन्न हो रहा है सर? इसीलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि जैसे ही विद्युत धारा इसके अंदर गया, इसमें जो पहले से गतिशील इलेक्ट्रॉन था वो विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करना शुरू कर दिया सर? अपोज करना शुरू कर दिया, यानी कि विरोध करना शुरू कर दिया। ये विरोध क्यों हुआ? तो सर ये गतिशील इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा के रूप में जो उसमें इलेक्ट्रॉन गया, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करने लगा सर? आपस में टकराना शुरू हो गया, जिसके चलते इस तरह की बात होनी शुरू हो गई। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवरोध बोलते हैं, या आप कह ले तो प्रतिरोध बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। और ये गुण जो है, इस तरह की प्रॉपर्टीज, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला गुण लगभग में जितने भी चालक पदार्थ हैं उन सब में होता है। लगभग नहीं, आप ये कह सकते हो कि सर ये प्रत्येक चालक पदार्थ का एक गुण होता है। आप कहेंगे सर इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो बिल्कुल ही सरल भाषा में आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो?
तो आप लिखेंगे कि चालक पदार्थ का वह गुण, चालक पदार्थ का वह गुण, चालक पदार्थ का वह गुण जो चालक से प्रवाहित, जो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करती है, प्रतिरोध कहलाता है या रेसिस्टेंस कहलाता है। आप चाहें तो इस चीज को लिख भी सकते हैं। क्या सर? कि चालक पदार्थ का वह गुण जो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करती है क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है कि प्रतिरोध की खोज किसने करा। ये चीज आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर इस चीज के बारे में बताया किसने। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्रतिरोध के बारे में किसने बताया, तो सर ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया। प्रतिरोध के बारे में किसने बताया सर? ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया। और आप सबों को मालूम होगा कि ओम ने ओम्स लॉ का प्रतिपादन किया था, यानी कि ओम नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I और विभवांतर V के बीच एक संबंध बताया था, और उस संबंध को क्या कहते हैं हम लोग? ओम्स लॉ कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। और ओम ने अपने नियम में क्या बताया कि किसी चालक तार से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, और कहते हैं हम लोग कि सर V समानुपाती I ओम्स के लॉ के अनुसार होता है। क्या कहते हैं? V समानुपाती I ओम के नियम के अनुसार होता है। अगर आप लोग ओम्स लॉ को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इस लॉ से इस साइन को हटाते हैं, यानी कि जो ये समानुपाती का साइन है इसको हम लोग हटाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं सर? V इक्वल्स टू IR हो जाता है। जब आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V समानुपाती I कहते हैं और यहाँ से आप इस प्रोपोर्शन साइन को हटाते हैं, इसके बदले आप लोग क्या ले आते हैं सर? आप सभी कहते हैं सर R ले आते हैं, और ये R क्या है सर? तो सर यही R तो प्रतिरोध है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसी को हम लोग ओम के नियम का नियतांक कहते हैं। इसी को हम लोग ओम के नियम का कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि नियतांक कहते हैं। और आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ओम के नियम का नियतांक है, आप क्या कहेंगे? प्रतिरोध जो है वो ओम के नियम का नियतांक है। या आप एक लाइन में ये भी कह सकते हैं, जब भी आपसे कोई ये पूछे कि प्रतिरोध क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? प्रतिरोध ओम के नियम का नियतांक है, ओम्स लॉ का कांस्टेंट है। अगर ये डेफिनेशन याद है तो और अच्छी बात है, नहीं याद है तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए, आप सभी कहेंगे कि सर डेफिनेशन भी हो गया, किसने बताया ये भी समझ लिए, ये बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। हमारे एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। आप कह रहे हैं सर V इक्वल्स टू IR होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं सर R इक्वल टू V बाय I होगा, यानी कि प्रतिरोध इक्वल टू विभवांतर बटा धारा हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं सर R इक्वल टू V बाय I, यानी कि विभवांतर और धारा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। अब आप सभी कहेंगे सर इसका यूनिट क्या हो जाएगा? भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि विभवांतर का यूनिट क्या होता है, तो सर वोल्ट होता है। विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो आप ये कह सकते हैं सर कि वोल्ट पर एम्पियर क्या हो गया सर? तो सर प्रतिरोध का यूनिट हो जाएगा। वोल्ट पर एम्पियर प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा, वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोला जाता है सर? ओम बोला जाता है। वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोला जाता है? ओम बोला जाता है। और आप सभी याद करते रहते हैं कि प्रतिरोध का जो यूनिट होता है वो क्या होता है सर? ओम होता है। और ध्यान में रखिएगा, हम लोग 1 ओम बराबर क्या पढ़ते हैं सर? 1 ओम बराबर क्या पढ़ते हैं? तो 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर पढ़ते हैं। ये रिलेशन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भाई मेरे आप इसको भी याद रख सकते हैं कि 1 ओम प्रतिरोध में क्या होगा? तो सर 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर होगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि प्रतिरोध का परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका यूनिट क्या है, इसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है?
तो सर हम लोग प्रतिरोध को इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपके लिए ज़रूरी है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रतिरोध किस किस कारणों से प्रभावित होता है या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब हम लोग प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं तो यहाँ भी सहम सा जाते हैं, डर सा जाते हैं कि सर इसके पूरे पॉइंट को हम लोग को याद रखना होगा। लेकिन थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस एक एग्जाम्पल है, आपके पास एक इतना बड़ा चालक तार है और एक आपका इतना छोटा चालक तार है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक इतना बड़ा चालक तार है और एक इतना छोटा चालक तार है। ध्यान में रखिएगा, एक आपका चालक तार जो है वो इतना मोटा है और दूसरा जो है वो आपका ये कुछ इतना मोटा है। अब आप ये बताइए कि ये आपका पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, ये तीसरा और ये चौथा कंडीशन है। आप बताइए कि इन सब में प्रतिरोध किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखना कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक तार के लंबाई पर डिपेंड करता है। किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक तार के लेंथ पर डिपेंड करता है, लंबाई पर डिपेंड करता है। और ध्यान में रखेंगे कि प्रतिरोध जो है वो चालक तार के लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, चालक तार की लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। अब आप सभी क्या कहेंगे, सर अभी जो आपने पूछा कि इसमें किस में प्रतिरोध ज़्यादा होगा और किस में कम होगा, तो आपने जो ये रूल बताया है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, कि चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रतिरोध क्या होगा, सर इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा सर, ज़्यादा होगा। और अगर तार की लंबाई कम होगी तो R भी आपका क्या होगा, प्रतिरोध भी क्या होगा सर, कम होगा। मेरे मित्र ध्यान देना, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, तो आप कहोगे सर तीसरे और चौथे कंडीशन में हमको तार का मोटाई दिख रहा है। अच्छा, मोटाई आप किससे लेते हो, तो आप कहते हो सर जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा उससे लेंगे। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है जबकि इस चालक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है सर, छोटा है। ध्यान में रखिएगा कि चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। चालक का प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है सर, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आप सभी लिखते हैं कि सर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। अब आप कहेंगे सर इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो जब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा इसका मतलब तार क्या होगा सर, मोटा होगा। तो मोटा तार में प्रतिरोध क्या होता है, आप कह रहे हैं सर क्रॉस सेक्शन एरिया पर प्रतिरोध डिपेंड करता है और प्रतिरोध क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब मोटा तार होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। तो जो मोटा तार है उसमें प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और जो आपका पतला तार होता है सर, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होती है, कम होती है, तो इसमें प्रतिरोध क्या होता है सर, ज़्यादा होता है। इसमें प्रतिरोध क्या होता है सर, ज़्यादा होता है। ये दो बात आप गांठ बांध लीजिएगा, आपके एग्जाम में सीधे सीधे दो सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है सीधे समानुपातिक होता है,
किसके? तो सर चालक तार के लंबाई के। किसी चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके? तो सर चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, क्रॉस सेक्शन एरिया के। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि क्या सर प्रतिरोध को बस यही दो कारक प्रभावित करता है, और भी कोई कारक है? जी सर, ध्यान में रखिएगा। तीसरा कारण है सर प्रतिरोध को, ये आप समझ गए होंगे तो इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा कारण है सर प्रतिरोध जो है वो आपका तापमान यानी कि टेम्परेचर से भी प्रभावित होती है। और ध्यान में रखेंगे कि अगर चालक तार का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, चालक तार का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, तो सर प्रतिरोध भी क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर किसी चालक तार का टेम्परेचर को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा, रेसिस्टेंस होगा, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन चला यहाँ पे ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना सर? आप ध्यान में रखना, नोट करके यहाँ पे लिख लेना कि जो अर्धचालक होगा, जो अर्धचालक होगा, सेमीकंडक्टर होगा, अर्धचालक का प्रतिरोध, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घट जाएगा, ताप बढ़ाने पर घट जाएगा। अब देखो यहाँ पे फंसाया कैसे जाएगा। जनरली बच्चा तो याद कर लेता है सर, समझ लेता है कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा सर? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होगा, और आप सभी कह देंगे सर बढ़ जाएगा, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, नोट करके मैंने लिख दिया है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है सर? घट जाएगा, यानी कि घट जाता है। अब आप कहेंगे कि सर और किस किस चीज पर डिपेंड करता है प्रतिरोध? तो ध्यान में रखेंगे प्रतिरोध जो है वो चालक पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध चालक पदार्थ के प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, यानी कि नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे कि सर चालक पदार्थ के प्रकृति से क्या मतलब है? भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि आपके पास कुछ चालक ऐसे हैं जिसे विद्युत धारा बहुत ही आसानी से प्रभावित हो जाती है, जिसको आप उत्तम चालक कहते हैं, जैसे कि आपका चांदी हो गया, जैसे कि आपका कॉपर हो गया। तो हर एक चालक तार से जो विद्युत धारा प्रवाहित करने की कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमको चालक पदार्थ के प्रकृति में ये देखना होता है कि चालक पदार्थ मेरा कॉपर का है या सिल्वर का है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो चार चीज पर डिपेंड करता है: चालक तार के लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तापमान पर और चालक पदार्थ के प्रकृति पर। मेरे मित्र आप सभी के मन में खटक रहा होगा कि सर अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले तो हमको यहां से कोई एक रिलेशन आ सकता है? बिल्कुल सर आ सकता है, रेसिस्टिविटी आता है, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। लेकिन उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वो फिर घाव के जैसा हो जाएगा, ये पूरा समझाया हुआ बेकार हो जाएगा। आपका जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है जिसको आप विशिष्ट प्रतिरोधकता बोलते हैं, फिर आपका चालकता आ जाता है और विशिष्ट चालकता आ जाता है। इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। अभी आप क्या समझेंगे कि प्रतिरोध को ये चार कारक क्या करते हैं सर? प्रभावित करते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि चलो सर ये तो क्लियर हो गया, अब इससे जो सवाल आएगा उसका जवाब हम दे सकते हैं, लेकिन ये बताओ कि प्रतिरोध का संयोजन किस प्रकार से होता है। आइए उसकी भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रतिरोध के संयोजन की, कि एक से ज़्यादा प्रतिरोध को हम लोग किस तरह से जोड़ते हैं। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर प्रतिरोध का हम लोग संयोजन ही क्यों करते हैं, प्रतिरोध को हम लोग क्यों जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी हम लोग को ज़्यादा प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी हम लोग को कम प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सिचुएशन में हम लोग को प्रतिरोध को जोड़ना पड़ता है। क्या आप कहेंगे, जब भी आप प्रतिरोधों के संयोजन की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर कभी कभी हम लोगों को अधिकतम प्रतिरोध की ज़रूरत होती है, अधिकतम बोले तो ज़्यादा प्रतिरोध की ज़रूरत होती है, या कभी कभी हम लोगों को न्यूनतम प्रतिरोध की ज़रूरत होती है, यानी कि कम प्रतिरोध की ज़रूरत होती है। तो प्रतिरोध को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ते हैं। आप कहेंगे चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि जब हम लोग को ज़्यादा प्रतिरोध की ज़रूरत होगी तब कैसा हम लोग जोड़ेंगे प्रतिरोध को?
तो ध्यान में रखेंगे कि जब आप लोगों को ज़्यादा प्रतिरोध की जरूरत होगी तो आप प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। जब आपको मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए होगा, ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए होगा, तब आप सारे रेसिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और जब आपको न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए होगा तब आप सारे प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे सर? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ध्यान में रखेंगे सर कि श्रेणी क्रम को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। और समांतर क्रम को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। बस आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में ये रखना है कि अधिकतम प्रतिरोध के लिए जब हम लोग को ज़्यादा प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे? प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और जब हम लोगों को न्यूनतम प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी यानी कि कम प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी तब हम लोग उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। आप कहेंगे सर कैसे होगा ये चीज़? तो मान लीजिए कि आपके पास 3 प्रतिरोध हैं, आपके पास 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है सर। एक का नाम R1 है, दूसरे का नाम R2, तीसरे का नाम R3। इस तीनों प्रतिरोध को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब आप इसके लिए सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आप देख रहे हैं कि जब ये आपका R1, R2 और R3 एक दूसरे के हेड और टेल के साथ जुड़ा हुआ है तो इस तरह का जहां भी आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा इसको आप क्या कहेंगे? सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। किसका? तो सर प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का। तो जहां कहीं भी प्रतिरोध आपको एक दूसरे के हेड और टेल के साथ जुड़ा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि ये श्रेणी क्रम प्रतिरोध है, यानी कि सारे प्रतिरोध सीरीज में जुटे हुए हैं। मेरे मित्र, यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है और आप सभी को इस चीज़ का ख्याल हमेशा रखना होगा। जब भी आप श्रेणी क्रम की बात करते हैं, जब भी आप प्रतिरोधों के संयोजन के श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि सर इससे आई धारा प्रवाहित होगी। तो जरा सा आप ये बताइए कि जब इन सारे प्रतिरोध से आई धारा प्रवाहित होगी तो इन सारे प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं सर? सारे प्रतिरोध का विभवांतर तो अलग अलग होगा, यानी कि R1 का विभवांतर V1 होगा, R2 का विभवांतर V2 होगा, R3 का विभवांतर V3 होगा। और इससे जो धारा बहेगी वो क्या होगा सर? समान धारा बहेगी। तो आप सभी याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुटते हैं उन सब में धारा का मान समान रहता है, धारा का मान समान रहता है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। और ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रतिरोधों के किस संयोजन में धारा का मान समान रहता है जबकि विभवांतर अलग अलग होता है? आप कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुटे होते हैं सबसे एक ही धारा प्रवाहित होती है, जबकि सारे प्रतिरोध का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। और श्रेणी क्रम में जो जुड़े हुए प्रतिरोध होते हैं उसका हम लोग समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? तो हम लोग कहते हैं सर RS = R1 + R2 + R3, इस तरह से जितना रहता है उसको हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या फार्मूला लिखते हैं? तो सर RS = R1 + R2 + R3, अगर ज़्यादा रहेगा तो R4 + R5 + R6, इस तरह से हम लोग चलते चले जाएंगे। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोगों को न्यूनतम प्रतिरोध की जरूरत होगी, प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? तो हम लोग कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जहां भी आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा प्रतिरोध का, जहां भी आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा, किसका? रेसिस्टेंस का। ये आपका R1 है, R2 है और ये R3 है। इस तरह का जहां भी आपको मिलेगा इसको आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये समांतर क्रम संयोजन है। और इसमें क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ और यहाँ इस दोनों ही पॉइंट के बीच का तो विभवांतर समान होगा और इसी समान विभवांतर के बीच में ये तीनों प्रतिरोध लगा हुआ है। और इससे जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो विद्युत धारा इस पॉइंट पे आने के बाद बंट जाएगी, यानी कि R1 के लिए I1 हो जाएगा, R2 के लिए I2 हो जाएगा, R3 के लिए क्या हो जाएगा? I3 हो जाएगा। मतलब साफ है कि समांतर क्रम में विद्युत धारा क्या होता है? अलग अलग होता है, जबकि विभवांतर क्या होता है? समान होता है। समांतर क्रम में जब आप प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो विभवांतर क्या होगा सर? समान होगा। विभवांतर समान होगा, धारा क्या होगा सर?
धारा अलग अलग होगा। आप ये चीज ध्यान में रखना। समांतर क्रम में जब आप प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो सर विभवांतर सेम रहेगा लेकिन जो विद्युत धारा होगा वो अलग अलग होगा। आप कहेंगे सर जब बहुत सारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए रहेंगे तब उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तो मेरे मित्र हम लोग लिखेंगे 1/Rp इक्वल टू, यानी कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए समतुल्य प्रतिरोध को हम लोग 1/Rp से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से जितना भी आगे और रेसिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन हो जाता है। दो आपका बेसिक बात है, एक ये कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, और समांतर क्रम में विभवांतर समान होगा और धारा क्या होता है, अलग अलग होता है। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसका ख्याल रखिएगा। बाकी ये फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रतिरोध से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने अभी जस्ट आपको बताया है लेकिन आपके माइंड में ये लंबे समय तक रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट के रूप में लिख दिया है ताकि आप और अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर पाओ। मेरे मित्र आपका जो पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, क्या लिखा है मैंने, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान घटता है। जी हाँ, आप सभी इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब आप बहुत सारे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और उसका जो वोल्टेज होगा उसको आप कांस्टेंट कर देंगे, यानी कि जो उसका विभवांतर होगा उसको आप नियत रखेंगे, तो जो उससे धारा प्रवाहित होगी उसका मान क्या हो जाएगा सर, घटता चला जाएगा। और ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन था कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा का मान घटेगा, धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान अपरिवर्तित रहेगा या धारा का मान शून्य हो जाएगा? आप सभी क्या कहेंगे, सर जब वोल्टेज को स्थिर रखा जाएगा तो धारा का मान घटता चला जाएगा। मेरे मित्र आप यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि सर जस्ट अभी तो आपने बताया है कि जब बहुत सारे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उससे समान धारा बहती है। सर ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने अभी जस्ट बताया है आपको कि जब आप बहुत सारे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उस वक्त आप क्या कहते हैं, उस वक्त कहते हैं सर इससे धारा तो समान बहती है लेकिन सारे का जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। यानी कि R1 प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1 हो जाता है, R2 के लिए V2 हो जाता है, R3 के लिए V3 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं सर, यहाँ पे कह रहे हैं कि वोल्टेज को स्थिर रखा जाए, यानी कि विभवांतर को क्या कर दिया जाए सर, नियत रखा जाए, तब जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो धारा का मान क्या होगा सर, घटता चला जाएगा। और जब विभवांतर अलग अलग होगा और सारे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तब धारा का मान क्या होगा सर, समान रहेगा, मतलब एक जैसा होगा। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग निम्नलिखित में से किसके वैल्यू को मापने के लिए करते हैं? तो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने लिख दिया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग प्रतिरोधों का जो मान होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि प्रतिरोधों को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, क्या लिखा है मैंने कि चालक का प्रतिरोध दोगुना होने पर धारा क्या हो जाती है सर, आधी हो जाती है। ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे, प्रतिरोध दोगुना होगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर क्यों हो जाएगा? भाई मेरे आप सबों को मालूम होना चाहिए और जस्ट आपने देखा भी है कि सर प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं सर विभवांतर बटा धारा होता है, यानी कि R = V/I होता है। और आप सभी क्या कहते हैं सर, किसी चालक से जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और आप सभी कहते भी हैं कि सर R जो होता है, रेसिस्टेंस जो होता है या विद्युत धारा जो होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चालक का प्रतिरोध दोगुना होने पर,
यानी कि यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब आप प्रतिरोध दोगुना करेंगे तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना घटेगा, तो आप सभी कहेंगे सर आधी हो जाएगी। मेरे मित्र इसका उल्टा भी सही होता है और उसको भी आपको याद रखना है। क्या, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि चालक का प्रतिरोध दोगुना होने पर धारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, चालक का प्रतिरोध क्या कर दिया जाए सर, आधा कर दिया जाए, तो उससे जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी वो क्या हो जाएगी। तो आप सभी याद रखना कि जब चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाएगा तो जो विद्युत धारा होगी वो क्या हो जाएगा सर, आप कहेंगे दोगुना हो जाएगा। विद्युत धारा क्या हो जाएगा सर, दोगुना हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे, आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, क्या लिखा है मैंने कि गलियों सड़कों पे लगा लैंप समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि रोड पे जो आप बहुत सारा लाइट लगा हुआ देखते हैं एक लाइन से, या गली में जो आप लाइट लगा हुआ देखते हैं, वो सारे किस क्रम में जुड़े हुए रहते हैं, समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। और ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए कुछ और भी पॉइंट हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सर कि सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध शून्य होता है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अतिचालक की जो प्रतिरोध होती है वो क्या होती है। आप सभी ध्यान में रखेंगे, जितने भी अतिचालक हैं या जो भी सुपर कंडक्टर हैं वो तभी सुपर कंडक्टर कहलाएगा जब उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मेरे मित्र अभी जस्ट आपने इसी सेशन में देखा है कि आप उस ट्रैक पे आसानी से दौड़ पाते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी कोई गड्ढा वगैरह नहीं रहता है, और जो आपने दूसरा ट्रैक का एग्जाम्पल देखा था उसमें गड्ढा वगैरह था। तो गड्ढा वगैरह आपके लिए क्या करता है, प्रतिरोध का काम करता है, और जो प्रतिरोध का काम करता है उससे आपका जो दौड़ने का स्पीड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम लोग किसी चालक तार को अति चालक के रूप में समझने की कोशिश करते हैं तो वो अति चालक कहने का मतलब ये हुआ कि उससे विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होगी। तो किसी भी चालक तार से विद्युत धारा बहुत तेजी से कब प्रवाहित होगी, जब उसमें जरा सा भी अवरोध ना हो, जरा सा भी प्रतिरोध ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चालक तार की प्रतिरोध को शून्य कर दिया जाए, रेसिस्टेंस को 0 कर दिया जाए, तब वो चालक तार आपका क्या हो जाएगा सर, सुपर कंडक्टर हो जाएगा, अति चालक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, क्या लिखा हुआ है कि चालक का प्रतिरोध आधा करने पर विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा आधी हो जाती है। यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है कि चालक का प्रतिरोध आधा करने पर जो विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, आधा हो जाती है। आप कहेंगे कैसे हो जाती है भाई मेरे, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चालक तार गर्म हो जाता है, और गर्म होने से जो ऊर्जा निकलती है इसी को हम लोग विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, जिसकी खोज किसने करा था, जूल ने करा था। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा के लिए जूल ने एक फॉर्मूला भी दिया था, और उन्होंने बताया था कि अगर किसी चालक तार से I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो और उसका प्रतिरोध R हो और ये I विद्युत धारा T समय तक प्रवाहित हो रही हो, तब जो उससे विद्युत उसमें ऊर्जा निकलेगी वो I² RT के फॉर्म में होगी। यानी कि तब जो उससे विद्युत ऊर्जा निकलेगी वो क्या होगा, I² RT होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, जब आप कह रहे हैं कि सर H = I² RT विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो विद्युत धारा के समानुपाती होती है, ऊष्मीय ऊर्जा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ऊष्मीय ऊर्जा कितना देर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है यानी कि समय के क्या होती है सर, समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन सब में से किसी को भी घटाया या बढ़ाया जाए तो विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा भी क्या हो जाएगा सर, घटेगा और बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि चालक का प्रतिरोध क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। यहाँ पे प्रतिरोध R है, आप कह रहे हैं R/2 कर दें। आप क्या कह रहे हैं सर, इसको जब हम R/2 कर दें तो आप खुद बताइए कि विद्युत धारा का ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगा, आप कहेंगे आधी हो जाएगी। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये किस क्रम का संयोजन है, श्रेणी क्रम का या फिर समांतर क्रम का।
आप सभी कहेंगे कि सर ये तो श्रेणी क्रम में नहीं होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जब हम लोग प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से सो ऑन लेते चले जाते हैं। लेकिन जब हम लोग समांतर क्रम की बात करते हैं तो 1/RP इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, अगर ज़्यादा रहता है तो 1/R3 भी लिखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है R इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा क्रम का संयोजन है, तो आप सभी याद रखेंगे समांतर क्रम का संयोजन है। कौन से क्रम का संयोजन है, तो सर समांतर क्रम का संयोजन है। आप कहेंगे सर कैसे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो प्रतिरोध लिया गया है, दो प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में आप यही फार्मूला लिखेंगे समतुल प्रतिरोध निकालने का, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर ये R1 इंटू R2 हो जाएगा। जब इसका LCM लेंगे तो LCM तो आएगा नहीं, तो गुना कर देंगे, तो हम लोग R1 इंटू R2 लिखेंगे। अब जब आप इस R1 से इस R1 इंटू R2 को डिवाइड करेंगे तो R1 और R1 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या सर, R2 बचेगा। और फिर वही सिचुएशन यहाँ भी होगा, R2 और R2 कैंसिल, प्लस क्या हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आप क्या कह रहे हैं कि सर 1/RP इक्वल टू R2 प्लस R1 अब बटा R1 इंटू R2 हो जाएगा। जब आप यहाँ से RP निकालेंगे यानी कि समतुल प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या कहेंगे, सर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो RP इंटू R2 प्लस R1 आप लोग लिखेंगे, और आप कहेंगे कि सर ये R1 इंटू R2 इस 1 से गुना होगा, तो आप इक्वल्स टू में R1 इंटू R2 लिखेंगे। ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना है, आपको समांतर क्रम में समतुल प्रतिरोध निकालना है। तो आप कहेंगे सर RP इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा R2 प्लस R1। देखिए आपका ये दोनों फार्मूला मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर रहा है। तो जहां भी आपको इस टाइप का फार्मूला दिखे तो आप समझ जाना कि ये प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन है, सर समांतर क्रम संयोजन है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, साथ ही जो भी आपका प्रतिरोध का कंसेप्ट था, उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। और मेरे ख्याल से अब प्रतिरोध से संबंधित आपसे किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल दोनों ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस परिवार को आप सबों के शेयर की ज़रूरत है। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।